What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 6 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में हम एक और नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को बहुत सारी हेल्प हो रही होगी, रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होगा और पता भी नहीं चलेगा आप कब पूरी बिजनेस स्टडीज खत्म कर दोगे, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर दोगे, पूरी अकाउंट्स खत्म कर दोगे। तो जाओ जाके जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। आज एक और नया दिन, नया चैप्टर। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, जगा दो उनको कि भाई उठो पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब बेटा जी, कल जो हम लोगों ने चैप्टर किया था उसका नाम था प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने हर चीज को पेपर पे परफेक्टली अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा, उस ऑर्गेनाइजेशन को पेपर पे प्लान भी कर दिया कि भाई मैं एक अच्छी सी बड़ी सी कंपनी बनाऊंगा, मैं भी बहुत बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर मल्टी मिलियनेयर बनूंगा और मैं भी एक बड़ी कंपनी बनाऊंगा। प्लानिंग कर ली। अब कंपनी बनाने के लिए क्या आपको सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाना होगा। आपको सोचना होगा कि उस कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सब डिपार्टमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे कि भैया अगर मुझे किसी शू मेकिंग कंपनी बनानी है तो मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। तो आपको पता है कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, तो आपको काम को पर्टिकुलर डिवाइड करना पड़ेगा और उसके अलग अलग ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि ये डिपार्टमेंट ये काम, ये डिपार्टमेंट ये काम, ये डिपार्टमेंट ये काम। तो जब आप काम को डिवाइड करते हो और उसकी ग्रुपिंग करते हो, यानी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज एक साथ लेके आते हो, उसी को हम बच्चों ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। पहले आइडेंटिफाई करना कि काम है क्या, देन उसकी ग्रुपिंग करना ताकि काम बढ़िया तरीके से परफॉर्म हो सके। तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, असाइनिंग द ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस, कौन सी जॉब पोजीशन पे कौन सा काम हो रहा होगा, और रिलेशनशिप्स बिल्ड करना ताकि आपके गोल्स अचीव हो सके। तो देखो, सिर्फ प्लान करने से काम नहीं चलेगा, प्लानिंग के साथ साथ आपको प्रॉपर्ली ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। अब सर ये सब करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस तो बताओ। तो आ जाओ बच्चों, जैसे हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था, चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार प्लानिंग का प्रोसेस लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। एस डाइज इफ, एस डाइज इफ, एस डाइज इफ। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है आई डी ए ई, आई डी ए ई, आई डी ए ई। सर आई का क्या मतलब है? आई का मतलब है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि भैया क्या क्या काम होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, देन डिवाइड करो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अब डिपार्टमेंट्स कई तरीके से बन सकते हैं। हो सकता है डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के आधार पे बने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हो सकता है इस तरीके से बने। या फिर हो सकता है मैं मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं ऐसे बनाऊं, फुटवेयर का डिपार्टमेंट, गारमेंट का डिपार्टमेंट, यूनिफॉर्म का डिपार्टमेंट, एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट। तो अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता हूं तो प्रोडक्ट्स के आधार पे भी डिपार्टमेंट बन सकते हैं। कुछ लोग डिपार्टमेंट ऐसे बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरीके के डिपार्टमेंट्स बनाते हैं टेरिटरी वाइज। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स बनाने का अलग अलग तरीका है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है ताकि डुप्लीकेशन ना हो, एक काम दो बार ना हो। अगर एक काम दो बार होगा फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, है ना। तो आइडेंटिफाई करो, डिवीजन करो, देन डिपार्टमेंट्स बना दो। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या आता है? एक्टिविटीज ऑफ अ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, उससे स्पेशलाइजेशन आता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन से क्या देखने को मिलता है? स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन कैसे मिलेगा? बच्चों सोचो ना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, बार बार वही काम करते आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मेरा काम कंटेंट को प्रोड्यूस करना है, बनाना है ना। तो मेरी यही स्पेशलाइजेशन है। मुझे अगर पीपीटी बनाने बिठाओगे मैं नहीं बना पाऊंगा, है ना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा काम क्या है? मैं प्रोडक्शन में हूं, मेरा काम यही है, तो मैं यही काम करते आ रहा हूं सालों से। तो क्या मैं इसमें स्पेशलिस्ट हो गया? जो हमारे पीपीटी मेकर हैं वो पीपीटी ही बनाते आ रहे हैं सालों से, तो क्या वो इसमें स्पेशलिस्ट हो गए? तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, डिवाइड करो काम को, डिपार्टमेंट्स बना दो,
फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ काम तो देना है, खाली डिपार्टमेंट बना के क्या करोगे, काम भी तो देना है। तो कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा वो मैनेज करो। तो देखो लिखा हुआ है जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। और लास्ट में बच्चों एक हायरार्की डेवलप करो। हायरार्की का मतलब जैसे लेवल्स होते हैं, है ना, देखो ये जो लेवल्स है कि सबसे ऊपर कौन होगा, मिडिल लेवल पे कौन होगा, लोअर लेवल पे कौन होगा, ऐसे हायरार्की डेवलप करना ये भी तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बॉस नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉइज ठीक से काम कैसे करेंगे। वो एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तो ऊपर चाहिए ना। तो पता होना चाहिए कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होती है, मतलब कि हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा काम क्या होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा काम क्या होगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू दोज डिपार्टमेंट्स एंड पीपल। उसके बाद क्या होगा, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना कि कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन ऑर्डर देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करेगा। तो ये भी पता होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है authority responsibility relationship are clearly established so that each individual know who he has to take order from and to whom he is accountable. Done बेटा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Identification division of work done, departmentalization done, assignment of duties done, establishing reporting relationships done. अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज करना, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है काम को बांटना, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। वाई, नंबर 1 इससे क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। पीछे भी पढ़ा, एक इंसान वही काम बार बार कर रहा होता है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाता है, वो उसी काम को कम समय में कर पाता है, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स increases productivity and leads to specialization। आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है बच्चों जी। उसके बाद आ रहा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। देखो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था ना, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इसका मतलब यही है कि जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो एवरीथिंग इज क्लियर। क्लैरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, कौन क्या काम कर रहा है, क्योंकि देखो ग्रुपिंग भी हुई होती है, डिवाइड भी हुआ होता है काम। उसके साथ साथ हर चीज बहुत क्लियर होती है कि कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, बॉस कौन होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों इट लीड्स टू क्लैरिटी, क्लैरिटी होती है और बहुत सिंपल, डुप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होता, राइट। तो क्या फायदे हैं ऑर्गेनाइजिंग के, सबसे पहले स्पेशलाइजेशन आएगा, दूसरी क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप्स में, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है, कंट्रोल करना आसान है, ऑर्डर्स देना, उसको फॉलो करवाना आसान है। एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलता है जब सब कुछ वेल डिफाइंड होता है। तो देखो क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर डिस्क्रिप्शन। देखो वेल डिफाइंड है ना सब कुछ, तो किसी तरीके का कोई केओस ही नहीं है। नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये उसी तरीके का पॉइंट है कि वेस्टेज नहीं होता बिल्कुल भी। इट लीड्स टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। कोई भी काम 2 बार नहीं होता, रिपीट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लैरिटी है, स्पेशलाइजेशन है, तो इस सब का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ओवरऑल रिजल्ट है ग्रोथ। तो देखो लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। उसके बाद आता है बच्चों एडेप्टेशन टू चेंज। एडेप्टेशन टू चेंज का क्या मतलब होता है बाबू, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, जिसके अंदर अच्छे से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। अब अगर कुछ चेंज भी आता है तो एक अच्छा मैनेजर बहुत इजीली उस चेंज के साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करवा सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदल सकता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस एक ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। वहां पे थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि भैया सारे तो फॉलो ही नहीं करेंगे, थॉट प्रोसेस ही ये है कि सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अडेप्टेशन टू चेंज होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखो जब एक इंसान एक ही काम बार बार करेगा तो उसको अंदर स्पेशलाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, उसका भी तो फायदा होगा, वो भी तो उस चीज में परफेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों क्या होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, एक मैनेजर जो उसका इंपॉर्टेंट काम है वो खुद करता है,
जो नॉन इंपॉर्टेंट है उसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर देता है अपने लोअर लेवल वाले को। मतलब कि सपोज मैं टॉप लेवल पे हूं, मुझे थोड़ा सा काम लगा कि यार ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा टाइम बहुत लेता है, तो मैं उसको मिडिल लेवल वाले को आगे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा यार तू मेरा ये काम करना, तो मिडिल लेवल को एक तरीके से टॉप लेवल का काम करने को मिल रहा है, टॉप लेवल वाले को समय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों का फायदा हो रहा है। टॉप लेवल वाले को ज्यादा समय मिल रहा है सोचने का, मिडिल लेवल वाले को वो एक्सपोजर मिल गया जो उसको शायद कभी ना मिलता, क्योंकि वो टॉप लेवल पे तो है ही नहीं अभी। तो कहीं ना कहीं उस मिडिल लेवल वाले में भी आपने एक फ्यूचर मैनेजर रेडी कर लिया या नहीं कर लिया, आपने एक फ्यूचर के लिए बढ़िया स्टाफ रेडी कर लिया या नहीं कर लिया। तो ये आपको हेल्प करता है आपके पर्सोनल, यानी जितने भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको डेवलप करने में। ठीक है बच्चा, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई अब आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से। इसके बाद आ रहा है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की शेप। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कितने कितने विभाग बनाए हैं, डिपार्टमेंट बनाए हैं। जैसे आप बैंक में देखते हो ना, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप अलग अलग कंपनीज में देखते हो, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो किस कंपनी में कितने लेवल, कितने डिपार्टमेंट्स, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उसका नक्शा क्या है, कैसा दिखता है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ऐसे पता नहीं होता क्योंकि आप तो एज अ कस्टमर जाते हो, लेकिन जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आप देखोगे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। आपका भी तो स्पेशलाइजेशन होगा ना बच्चों। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, अब कॉमर्स में भी टैक्सेशन है, फाइनेंस है, मल्टीपल जॉब ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इतने सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं कि आप हर चीज नहीं कर सकते, आप किसी ना किसी एक फील्ड में जाओगे, वो फील्ड के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे हमारे पास। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स किस तरीके से बनाए गए हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क। मैंने बताया ना आपको, नक्शा, ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क या वो डिजाइन कि ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके का, विद इन विच सारे के सारे टास्क आर परफॉर्म्ड। चाहे मैनेजरियल टास्क हो, यानी मैनेजमेंट की बात हो रही हो, चाहे ऑपरेशंस की बात हो रही हो, तो इसका मतलब चाहे प्लानिंग की बात हो रही हो, चाहे एग्जीक्यूशन की बात हो रही हो, दोनों ही केसेस में कौन कौन से लोग, कौन कौन से डिपार्टमेंट, क्या डिजाइन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, द नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेल्ट व्हेन एन एंटरप्राइज ग्रोज। देखो जब आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मेरे पापा की दुकान है, ठीक है, तो मेरे पापा की जो दुकान है वो सोल प्रोप्राइटर है, उन्होंने लाइफ टाइम दुकान करी है अपनी, ठीक है। तो अब सोल प्रोप्राइटरशिप में एक स्मॉल बिजनेस में हमें डिपार्टमेंट्स नहीं बनाने पड़ते यार, वो खुद ही है सब कुछ। फाइनेंस भी वही है, सेल भी वही है, मार्केटिंग भी वही है, एचआर भी वही है, आरएनडी भी वही है, सब कुछ वही है। लेकिन अगर वो उस दुकान को एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दें तो फिर बहुत सारे लोग सेल्स में चाहिए होंगे, बहुत सारे लोग मार्केटिंग में, बहुत सारे फाइनेंस में, बहुत सारे एचआर में, अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है ना बच्चों, तब इस डिजाइन की जरूरत पड़ती है। साइज में ग्रो करे या कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रो करे, तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नए फंक्शंस की वजह से, है ना। देखो इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर या एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं। सपोज मैं एक मैनेजर हूं और मेरे अंडर में 12 लोग मैं अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूं, तो वो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हो जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। अब आता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके का हो सकता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरीके का डिजाइन हो सकता है ना। आओ मैं आपको इसका एक छोटा सा चार्ट बनवाता हूं, बहुत प्यारा सा। देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरीके का हो सकता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बच्चों बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में क्या होता है बच्चों, जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो फंक्शंस के आधार पे बनते हैं, यानी आप क्या काम कर रहे हो उस आधार पे बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिविजनल में क्या होगा, जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स के आधार पे बनेंगे। जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होती है ना, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, उनका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो हमारे पास एक नॉर्मल कंपनी होती है जिसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, उसमें फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं।
ठीक है, जैसे इसमें कैसे होगा, इसमें होगा कि आपका जनरल मैनेजर है और जनरल मैनेजर के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आएंगे वो सब काम के बेसिस पे आएंगे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जनरल मैनेजर के अंडर, वो एक प्रोडक्शन है, एक फाइनेंस है, एक मार्केटिंग है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। देखो काम के आधार पे काम को बांटा गया है, राइट, कि आप क्या फंक्शन परफॉर्म करोगे उस आधार पे। लेकिन अगर मैं मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होता तो देखो जनरल मैनेजर के अंडर में जो डिपार्टमेंट्स होते वो किस तरीके से होते, वो होते बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया ही था, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जो कॉस्मेटिक बनाएगा, है ना, फुटवेयर जो सिर्फ फुटवेयर बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे गारमेंट जो सिर्फ गारमेंट्स बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म का मतलब जो सिर्फ यूनिफॉर्म बनाएगा, गारमेंट्स में ही यूनिफॉर्म जो स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाए, है ना, वो आ जाएगा। या यूटेंसिल्स, कुछ भी, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट। तो फुटवेयर हो गया, गारमेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, कुछ भी ऐसा। अब इसके अंडर होंगे फिर सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, और भी हो सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है बच्चों, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि फंक्शंस के बेसिस पे तो डिपार्टमेंट बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई पहले यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शंस के बेसिस पे ही बने। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिर्फ पढ़ाते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बेचते, तो इस केस में हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो ऐसे बने होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते होते तो पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे बनते कि ये कॉस्मेटिक, ये फुटवेयर, ये गारमेंट, ये यूनिफॉर्म, एंड देन उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स, है ना। तो एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर का सवाल आएगा तो आप इस तरीके से वहां पे डायग्राम भी बना सकते हो। देखो अब आगे क्या आ रहा है, 2 तरीके के स्ट्रक्चर हो गए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले फंक्शनल की बात कर रहा है। It is formed by grouping of jobs of similar nature according to the functions के आधार पे, और उसी के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनते हैं। देखो लिखा हुआ है, ये कहां पे चलेगा, ये वहां पे चलेगा जहां पे एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं होते, एक ही तरीके का प्रोडक्ट होता है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा होता है तो काम बांटना पड़ेगा। एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती हैं, और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, यानी कि आपको एक बढ़िया परफेक्ट इंसान से ही काम करवाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आ रहे हैं बच्चों इसके एडवांटेजेस। अगर आप काम को ऐसे डिवाइड करते हो तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं। बेटा कोई भी 4 एडवांटेजेस आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है तो 6, कोई भी 4 याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले ड्यू अटेंशन। अब देखो अगर आप प्रॉपरली सारे के सारे फंक्शंस के आधार पे काम को डिवाइड कर देते हो तो आप हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन दे सकते हो। आपने बांटा ही नहीं तो मिक्स होके काम चलता रहेगा, आप अटेंशन ही नहीं दे पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो आप अच्छे से अटेंशन दे पाते हो जब प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। उसके बाद कंट्रोल करना आसान होता है और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। ऐसा कैसे सर, कंट्रोल करना आसान कैसे होता है? क्योंकि देखो बच्चों, मैंने जो काम बांट दिया, अब एक डिपार्टमेंट एक ही तरीके का काम करेगा, है ना, उसके अंदर सारे उसी तरीके के सोचने वाले लोग हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे ही प्रोडक्शन वाले लोग होंगे, सेल्स में सारे ही सेल्स वाले लोग होंगे, तो उनमें आपस में भी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। और मुझे पता है कि अगर सेल नहीं हो रही तो सेल्स को पकड़ना है, क्योंकि बहुत ईजी है, सेल्स वही लोग करते हैं, तो कंट्रोल करना कितना आसान है ना। तो देखो लिखा हुआ है, इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। एफिशिएंसी बढ़ती है बच्चों, जब एक ही काम बार बार होता है और एक ही डिपार्टमेंट कर रहा होता है, ओवरलैपिंग भी नहीं होती, एफिशिएंसी बेटर होती है, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, लोअर्स द कॉस्ट, खर्चे को कम करते चले जाते हैं। इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स कम से कम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि
एक काम दो बार नहीं होगा, सबको क्लैरिटी है, सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत क्लियर है कि किसको क्या काम करना है, तो दो बार तो नहीं होने वाला है ना। ट्रेनिंग आसान हो जाती है क्योंकि आपको एक एम्प्लॉय को एक ही चीज पे ट्रेन करना होता है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है उसको ह्यूमन रिसोर्स पे ही ट्रेन करना है, बाकी सारी चीजें नहीं सिखानी है ना। और स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है। ठीक है, परफेक्ट है, सही है क्या, क्लियर, डन सर। क्योंकि एक ही चीज, एक ही इंसान एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है तो उसका उसमें स्पेशलाइजेशन पक्का है। स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं सर इसके? हाँ, डिसएडवांटेज तो होते ही हैं। देखो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है फंक्शनल एम्पायर्स। फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब है बच्चों कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक ही चीज में प्रो होगा। भाई फाइनेंस वाले को आपने सिर्फ फाइनेंस की ही ट्रेनिंग करी है, सेल्स वाले को सिर्फ सेल्स की ही ट्रेनिंग करी है, आपने जिस डिपार्टमेंट का इंसान है उसको उसी की ट्रेनिंग करी है, उसको कोई और काम नहीं आता। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो है बस अपने ही काम पे फोकस करता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसको आता ही नहीं है ना। तो इससे क्या होता है, कई बार आप अपने अपने काम पे फोकस करते रहते हो और ओवरऑल गोल अचीव ही नहीं होता। देखो यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि दिस स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस, इसका कम फोकस होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे। क्यों? क्योंकि ये तो बस अपने अपने डिपार्टमेंट के ही ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता रहता है, राइट। दूसरा लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। कई बार प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है कोऑर्डिनेट करने में। क्यों कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है? क्योंकि देखो अब आपने काम बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया है ना भाई। एक डिपार्टमेंट हो गया हमारा सेल्स, ठीक है, एक डिपार्टमेंट हो गया हमारा प्रोडक्शन। अब कई बार ऐसा होता है सेल्स वाला सेल्स करना चाहता है, प्रोडक्शन वाला अभी सामान ही बना रहा है या स्लो चल रहा है। प्रोडक्शन अगर सही से सामान नहीं बनाएगा तो सेल्स वाला कैसे बेचेगा? तो उन दोनों में कोऑर्डिनेशन तो चाहिए है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले आपने डिपार्टमेंट नहीं बनाए हुए थे तो एक साथ काम मिलजुल के कर लेते थे। अब आपने डिपार्टमेंट बना दिए तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो गए, इंटरलिंक्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखो आपको हर चीज अब अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू करनी है। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अकेले आप बस अपना अपना काम देख सकते हो और आप हो इंटरलिंक दूसरे से, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन मुश्किल है। देखो लिखा हुआ है it leads to problems in coordination as information has to be exchanged across different departments। conflict of interest ये तो बच्चों सब जगह चलेगा। conflict of interest तो आएगा ही आएगा, जहां पे जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने तरीके के माइंडसेट्स, उतने तरीके की अप्रोच, तो लड़ाई झगड़े तो देखो होंगे ही होंगे। लास्ट लिखा हुआ है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि देखो एक एम्प्लॉय एक ही चीज के लिए ट्रेंड है, अगर उसको कोई और काम दे दिया जाए तो वो नहीं कर सकता। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि दूसरे डिपार्टमेंट में सेल्स में छुट्टी पे हैं दो लड़के तो प्रोडक्शन वाले वहां भेज दो सेल्स कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। ये तब होता है जब आपने एक एम्प्लॉय की मल्टीपल डिविजन्स में ट्रेनिंग करी होती है कि यहाँ नहीं तो वहां कर लियो काम, वहां नहीं तो वहां कर लियो। तो आप देखते हो बैंक में क्या होता है कि किसी दिन वो कैशियर पे बैठा होता है, किसी दिन वो लोन में बैठा होता है, किसी दिन वो कोई और काम कर रहा होता है। तो वो अलग अलग ट्रेनिंग देते रहते हैं एम्प्लॉय को। इससे क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई और छुट्टी पे भी है तो दूसरा बंदा कर देगा वो काम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एज द फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज तो इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों। देन वी हैव डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल मैंने आपको बता ही दिया था, जब एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन करना पड़ता है। देखो इट इज एन स्ट्रक्चर which comprises of separate business divisions और units। यानी कि बिजनेस ही हम अलग अलग कर देंगे, राइट। जनरली मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट्स के आधार पे काम को बांटा जाएगा। ये कहां पे सूटेबल होगा? ये बच्चों ऐसी जगह पे सूटेबल होगा जहां पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। फंक्शनल में सिंगल ही प्रोडक्ट होता था बट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था। ऑर्गेनाइजेशन ये भी बड़ा है तभी काम बांटना पड़ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर। उसमें तो एक होता था, इसमें बहुत सारे हैं। देखो एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज एंड नीड्स टू अडैप्ट मोर एम्प्लॉइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है उसको ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपको काम तो बांटना पड़ेगा। बट अगर एक ही प्रोडक्ट है तो फिर तो आप फंक्शनल में जाओ, मल्टी प्रोडक्ट है तो आप डिविजनल में आओ। ठीक है, ज्यादा डिपार्टमेंट बनते हैं, नए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे सर? फिर से देखो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो सेम है।
काम बांट के चलोगे तो एक्सपेंशन तो होगा ही होगा, ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों। अकाउंटेबिलिटी कैसे ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपकी कंपनी 4 तरीके का सामान बनाती है, मैंने पीछे लिखा था ना, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, गारमेंट और यूनिफॉर्म। अब आपको दिख रहा है कि भैया अगर हम प्रॉफिट नहीं लाएंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है पकड़ना। आप चारों डिपार्टमेंट की बुक्स देख लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लो, कौन सा अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो पकड़ में एकदम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ऐसा लगता है कि जवाबदेही ज्यादा है यार। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना पड़ेगा, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो। देखो वही लिखा हुआ है, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट्स एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। इसके बाद बच्चों प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, देखो उसके अंदर आपके पास ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आता था कि आपके काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आएगा, यहां पे आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आएगा। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरीड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशंस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है बच्चों। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर, देखो जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, अब इसमें अगर फाइनेंस वाला बंदा छुट्टी पे है तो प्रोडक्शन वाला यहाँ के काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी होती थी। लेकिन यहाँ पे देखो अगर फुटवेयर का मार्केटिंग वाला बंदा छुट्टी पे है तो इधर का मार्केटिंग वाला भेज दो, या इधर का मार्केटिंग वाला भेज दो, या इधर का मार्केटिंग वाला भेज दो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब सर इसके डीमेरिट में फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि खर्चा ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे एक ही होता था बंदा, यहाँ पे उसी चीज के 4 बंदे, तो खर्चा तो ज्यादा होगा बच्चों, है ना। लेकिन वो डीमेरिट है, अभी तो हम मेरिट्स पढ़ रहे हैं, तो अभी तो तारीफ करेंगे। देखो क्या लिखा है, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस यूनिट। जितनी भी डिविजन्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे काम करती हैं, एज अ ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है ना। अच्छा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये एडवांटेजेस हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। अब आ रहे हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई होगी, ये तो पिछले वाले में भी था, जहां जहां पे लोग ज्यादा होंगे वहां वहां पे लड़ाई होगी। दूसरा कॉस्टली प्रोसेस है, काफी सारा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि देखो हर चीज के 4 लोग चाहिए। मैंने 4 डिपार्टमेंट बनाए थे, 5 बनाता तो 5 चाहिए थे, तो खर्चा तो होगा। लास्ट आ रहा है इग्नोरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये भी कहीं पे लास्ट वाले पॉइंट में भी हमने यही देखा था, क्या देखा था फंक्शनल में भी, कि वो बस अपने अपने फंक्शन पे फोकस करते थे। यहां भी यही है, ये बस अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे और कई बार ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भूल जाएंगे। तो वही लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका खुद का डिवीजन का गोल आपके लिए ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन हमारे पास आ रहा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे हम आपके माइंड पे। आज की क्लास में जो मेन टॉपिक है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, फंक्शनल भी डिविजनल भी। ठीक हो गया बेटा, फंक्शनल डिविजनल के साथ साथ प्रोसेस है, इंपॉर्टेंस है, और छोटे छोटे हमने फीचर्स पढ़े हैं वो एक बार देख लेने हैं, और पूरा ही ऑर्गेनाइजिंग तैयार कर लेना है। कल की क्लास में ऑर्गेनाइजिंग भी खत्म हो जाएगा, तो 5 चैप्टर आपके बीएसटी के समाप्त हो जाएंगे। Alright, thank you so very much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye. Keep growing, keep glowing and keep smiling.